चिल्ड्रन, आज हम लोग सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जनरली 2 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक तो छोटा है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस सी व्हाट इज़ सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. So when a cell is constructed by connecting two half cells, then since the two half cells have their different electrode potentials, then if we find out the potential difference of the cell, then that potential difference of the cell is called as cell potential or EMF of the cell if no current is withdrawn from the circuit. So potential difference between the two electrodes of the cell when no current is flowing in the circuit, it means when the circuit is open, then it is called as EMF of a cell or cell potential. It is measured by potentiometer and it is also called as cell potential. So EMF of the cell or E cell is equal to E cathode minus E anode. Or as we know in cell representation, cathode is represented on right hand side and anode on left hand side. So it is also expressed as E cell equal to E cathode minus E anode, ER minus EL. All this R represents cathode, right hand side of the cell, and L represents left hand side of the cell, that is anode. Under standard state conditions, जब concentration 1 मोलर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो ऐसे कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होगा उसको ई नॉट सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे. दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ध्यान रहे जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं कैथोड माइनस एनोड, तो दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही एक्सप्रेस किया जाता है. एस हम जानते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन, लेकिन जब हम कन्वेंशनली उनके रिएक्शंस को लिखते हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखते हैं और पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिखा जाता है, चाहे वो कैथोड हो चाहे एनोड हो. तो सबसे पहले हमें दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को उनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में ले आना है. और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्म क्या होता है? ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम, ये इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्म है. अगर इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, ई एम ऑब्लिक एम एन प्लस के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, मेटल आयन को पहले ले आना है, ऑब्लिक एम लिखना है. अब जो वैल्यू होगी उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो इस तरह से जो गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं पहले उनको रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. नंबर 2, फिर आप ये देखें कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है. एज वी नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन. जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो कैथोड का काम करेगा और उसमें से हम एनोड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है लोन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है, कॉपर कैथोड का काम कर रहा है. लेकिन यहाँ पर भले ही जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जब पोटेंशियल हम लिखते हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिखा जाता है. तो अब इनके वैल्यूज़ को हम रखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि इसका सेल पोटेंशियल है या ईएमएफ ऑफ द सेल है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट. नाउ अनदर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जब हम डिफरेंट मेटल आयन ऑब्लिक मेटल कॉम्बिनेशंस, ये एक इलेक्ट्रोड का काम करता है. जब हम किसी हाफ सेल इलेक्ट्रोड को NHE से कनेक्ट करते हैं तो हमें उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता चलता है. इस तरह से डिफरेंट मेटल एंड मेटल कॉम्बिनेशंस को अगर हम
उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अरेंज करें, then we get a series of different metal and metal combinations. That series is called as electrochemical series or activity series. Now here is I have taken some of the metal and metals in electromotive series. Not all are taken, only those elements are taken here which are more often used in calculations. So see, this is you can say skeleton of this electromotive series also, because you have the lithium ion at the top and fluorine at the bottom, and the electrode potential of all the electrodes have been determined by using हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको बीच में लिखा गया है। ध्यान रहे, इन सभी पोटेंशियल्स को उनके रिडक्शन रिएक्शन के लिए मेजर किया गया है, और इनका पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन होगा E0Mn+/m होगा। सो व्हेन दिस रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट्स पोटेंशियल इज दिस वन -3.05. इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ लिथियम आयन टू गेट रिड्यूस इज वेरी लो। सिमिलरली इफ़ यू टेक सोडियम आयन देन दिस वैल्यू, तो हम लगातार देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करती जा रही है, और फिर हाइड्रोजन के बाद नीचे हम आ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। फ्लोरीन इज़ एट द बॉटम, जहाँ पर फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोराइड आयन में चेंज हो रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, और इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है और सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन एटम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये दो एक्सट्रीम हैं, इसको हम ध्यान में रखेंगे। लिथियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, और फ्लोरीन एटम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। अब हम इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे कि किस तरह से ये हम जो एक्टिविटी सीरीज़ है, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ है, किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट है टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट्स। अब अगर बच्चों इसमें हम देखें कि किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सो इट कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। हाउ? लेट अस सी द फर्स्ट केस। बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि लिथियम आयन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है। तो अगर हम इसका अपोजिट सोचें कि लिथियम एटम की लिथियम आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। जब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम आयन का लिथियम में -3.05 है, तो लिथियम एटम का लिथियम आयन में ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? +3.05। इट मीन्स in the medium, lithium atom has very strong tendency to lose its electron. Think in opposite direction, in this direction. So lithium atom has more tendency to lose its electron as compared to the tendency of lithium ion to accept the electron. So it means lithium is the strongest reducing agent because it can give the electron very easily, as is represented by its reduction electrode potential value, which is minimum. Reduction electrode potential value is minimum. It means its oxidation electrode potential is maximum. So it can give electron to any other species very easily. So a species which gives electron that to any other species itself get oxidized, and the species which itself get oxidized will reduce other. So lithium is the best reducing agent. Now think about another extreme, fluorine. Fluorine accepting electron to make fluoride ion, and its reduction electrode potential value is maximum +2.87 volt. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन एटम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जो एटम खुद रिड्यूस होगा वो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। So fluorine is strongest oxidizing agent. So in this way, by comparing their reduction electrode potential value, we can predict whether it is reducing agent or oxidizing agent. जिसका reduction electrode potential जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा reducing agent होगा, और जिसका reduction electrode potential जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा oxidizing agent होगा। Okay, now second application is to compare relative activities of metal.
मेटल की एक्टिविटी होती किस वजह से है? हाउ द मेटल रिएक्ट्स? एक्चुअली मेटल रिएक्ट्स ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू lose electron. When metal involved in any reaction, they have tendency to lose their electrons. So when metal is having tendency to lose its electron, it means metal oxidizes itself. So this tendency is measured in terms of oxidation electrode potential, that is tendency of metal atom to get oxidized. So this tendency is measured in terms of oxidation electrode potential. तो अब जिस मेटल का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्विकली रिएक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, उतना ही कम होगा। तो यहाँ से हमें ये देखना है जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही क्विकली रिएक्ट होगा बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो ये है -2.37, सो इट इज़ मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू जिंक विच इज़ -0.76 एज कंपेयर टू कॉपर। तो जितना मोर नेगेटिव रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे कोई सेल आपको दी गई है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि उसमें कैथोड कौन सा है, कौन सा एनोड है। तो अगर सेल रिप्रेजेंटेशन है तो दाहिने तरफ कैथोड, बाएं तरफ एनोड। अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ, केवल वैल्यू दी गई है, तो आपको ये देखना पड़ेगा सीधे कि सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ को उनके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट करिए। और कन्वर्ट करने का तरीका वही है कि आपको E0 मेटल आयन ऑब्लिक मेटल के फॉर्म में ले आना है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है, E0 M ऑब्लिक मेटल आयन दिया हुआ है, तो उसको अपोजिट कर दीजिए, वैल्यू वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन फॉर्म में लिखें, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में। फिर आप ये देखें कि किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड होगा, जिसका कम है वो एनोड होगा। और ये दोनों वैल्यूज़ आप कहाँ से देख लेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज से देख लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड देन यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल विल रिएक्ट विद एसिड और नॉट। अच्छा, अगर हम ये देखें कि कोई भी मेटल अगर हम एसिड सॉल्यूशन में रखते हैं, एसिड सॉल्यूशन मींस इट कंटेन्स H+, तो जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल खुद को ऑक्सीडाइज करता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। तो इसका मतलब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर मेटल क्या हो रहा है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर मेटल की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तब ऐसे सभी मेटल्स हाइड्रोजन से क्या हो जाएंगे? रिएक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये सीरीज़ किस फॉर्म में दी गई है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में। तो अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऐसे सभी एलिमेंट जिनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 है तो इसका मतलब ऐसे सभी एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम है, मतलब निगेटिव है, वो सभी एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। नेक्स्ट है टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर उसमें दी गई है तो ज़रूर एक स्पीसीज होगा, एक एलिमेंट होगा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले दोनों के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लिख लेने हैं और फिर उन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू को यहाँ से ईएमएफ सीरीज से देख लेना है। फिर हमें उसके लिए ई सेल कैलकुलेट करना है। अगर ई सेल उसका पॉजिटिव आ जाता है तब वो रिएक्शन फिजिबल होगी, और ई सेल अगर नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अगर ई सेल मान लीजिए 0 आ गया तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में। कैन ए निकल स्पैटुला बी यूज्ड टू स्टर अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। और आपको दिया गया होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल -0.25 वोल्ट और E0 कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर +0.34 वोल्ट। देखिए, इस रिएक्शन में ये कह रहा है कि क्या निकल के
चम्मच से हम कॉपर सल्फेट को चला सकते हैं कि नहीं। तो हमें यही देखना है कि क्या निकिल स्पैटुला यूज करना सेफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिएक्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम एम करेंगे उस रिएक्शन पर। इन दिस केस वी हैव टू सी दैट वेदर द निकिल कैन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट और नॉट। तो हमें एम करना है कि क्या निकिल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब रखा जाएगा तो क्या ये रिएक्ट तो नहीं हो जाएगा, और अगर ये रिएक्ट होगा तो इस रिएक्शन के हिसाब से ये रिएक्ट होगा। तो अगर ऐसा रिएक्शन है, ये हमारा एम रिएक्शन है, और देखना है कि ये होगा कि नहीं। तो अगर हम ये देखें कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो निकिल खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है और कॉपर आयन खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब निकिल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकिल क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एनोड वहाँ पर, और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर वहाँ पर कैथोड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब हमें दोनों के रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये तय हो गया कि जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या है, कैथोड है, या जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड का काम कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड का काम कर रहा है, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड का काम कर रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर कॉपर आयन क्या हो जाएगा, ये कैथोड का काम करेगा, निकिल किसका काम कर रहा है, एनोड का। तो अब हम इन वैल्यूज़ को रख देंगे, ECU++/Cu माइनस ENI++/। अब इन वैल्यूज़ को जो दिया गया है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर। जब वैल्यूज़ रखते हैं तो EMF या ई सेल जो इसका कैलकुलेट होके आता है वो +0.59 वोल्ट है। अब आप लिखेंगे कि सिंस EMF और ई सेल इज़ पॉजिटिव, so nickel will react with copper sulfate solution, so nickel spatula cannot be used. So this will be answer। फिर बाद में आप आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नस्ट इक्वेशन, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू।